हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको ईएनटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेल्स पैल्सी और उसके होम्योपैथिक थेरेप्स पढ़ाने वाला हूँ। तो छोटी सी एक वीडियो है और इसमें हम 4 से 5 थेरेप्स ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसके थेरेप्स ऐसे सिंगली पूछे जाते हैं कि कॉस्टिकम इन बेल्स पैल्सी के क्या इंडिकेशन है, या कोई भी दूसरी मेडिसिन जो मैं आपको पढ़ाऊँगा उसका पर्टिकुलर इंडिकेशन पूछा जा सकता है। उसके अलावा बेल्स पैल्सी एक बहुत ही कॉमन सी कंडीशन है जो आपको अपने क्लिनिक में हर समय देखने को मिल सकती है। मतलब हर साल कई केसेस होते हैं इसके, बहुत सारे लोग इससे अफेक्ट होते हैं। तो बहुत कॉमन कंडीशन है और आप इजीली पहचान जाओगे, बस आपको थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो उसका मैनेजमेंट भी बताऊंगा कि कैसे क्या करना है और बेल्स पैल्सी एग्जैक्टली होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, ये एक इडियोपैथिक, मतलब कि बेल्स पैल्सी का जो कारण है वो अभी तक नहीं पता चला है कि एग्जैक्ट रीजन, एग्जैक्ट इटियोलॉजी क्या होती है बेल्स पैल्सी की। सो इट इज़ अ इडियोपैथिक सडन ऑनसेट लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पैल्सी। फेशियल नर्व के लोअर मोटर न्यूरॉन्स की जो पैरालिसिस अगर हो जाए तो उससे बेल्स पैल्सी कहते हैं। और लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पैरालिसिस होता है, ठीक है, याद रखना। अगर अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पैरालिसिस होगा ना, तो ये जो फोरहेड की मसल्स है, फोरहेड पे देखो रिंकलिंग होती है, सबके फोरहेड पे ना थोड़ी थोड़ी रिंकलिंग होती है। आप ऐसे थोड़ा वो करोगे विंसिंग तो आपको दिखेगा। बट जिन लोगों को बेल्स पैल्सी हो जाते हैं उसमें ये फोरहेड की मसल्स का भी पैरालिसिस हो जाता है, तो यहाँ पे भी पूरा फ्लैट हो जाता है। आप ना अभी गूगल पे जाके बेल्स पैल्सी की एक इमेज देख लो, आपको उस इमेज से आधे से ज़्यादा क्लिनिकल फीचर्स अपने आप समझ आ जाएंगे। और वैसे मैं आपको इसका एग्जैक्ट रीज़न बताऊंगा कि कैसे होता है ये, उसका पूरा देखेंगे, ठीक है। तो ये एक इडियोपैथिक सडन ऑनसेट लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ फेशियल पैरालिसिस है, विच इज़ मोस्टली यूनिलेटरल, मतलब एक साइड ऑफ फेस को ही ज़्यादातर अफेक्ट करता है। बेसिक पैथोलॉजी क्या होती है, तो एडिमा हो जाता है इन लेब्रिथिन सेगमेंट ऑफ फेशियल नर्व कैनाल विच लीड्स टू कंप्रेशन ऑफ नर्व। अब ये लेब्रिथीन सेगमेंट ऑफ फेशियल नर्व कैनाल क्या होता है, सुनने में बहुत बड़ा वर्ड लग रहा है, बट दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। आपको ना थोड़ा सा ईयर के रिलेशन में फेशियल नर्व के बारे में पता होना चाहिए। फेशियल नर्व हमारे ब्रेन से निकलती है ना, क्रेनियल नर्व है तो ब्रेन से इसका ओरिजिन होता है। ब्रेन से निकलने के बाद ये इनर ईयर में एंटर कर जाती है। इनर ईयर में एंटर करने का रास्ता कहाँ से है, ब्रेन का कनेक्शन कैसे है इनर ईयर से, तो ब्रेन का कनेक्शन कहाँ पे होता है, इंटरनल ऑडिटरी मिएटस से। तो इंटरनल ऑडिटरी मिएटस के थ्रू ये ब्रेन में एंटर कर जाती है, मतलब इनर ईयर में एंटर कर जाती है। इनर ईयर को क्या बोलते हैं, लेबिरिंथ, है ना। तो लेबिरिंथ के पास जो सेगमेंट होता है फेशियल नर्व का, वो होता है लेबिरिंथीन सेगमेंट, उसके और वही सबसे नैरोएस्ट सेगमेंट होता है। उसके बाद ये इनर ईयर में आ गई, उसके बाद ये टिम्पेनम मिडल ईयर में आ जाएगी, और मिडल ईयर के बाद ये सीधे मैस्टोइड से होते हुए यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड में पियर्स करती हुई ऐसे करके 5 ब्रांचेस देती है। तो ये इसका बेसिक कोर्स है। तो ये जो जो सेगमेंट लेबिरिंथ के पास था उसे हम लेबिरिंथीन सेगमेंट ऑफ फेशियल नर्व कहते हैं। जो टिम्पेनिंग में था, मतलब जो मिडल ईयर में सेगमेंट आया, मिडल ईयर की मीडियल वॉल में एक कैनाल होती है फेशियल कैनाल, उसके थ्रू ये नर्व ऐसे जाती है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली जाती है, तो इसे हम हॉरिजॉन्टल सेगमेंट या फिर टिम्पेनिक सेगमेंट ऑफ फेशियल नर्व कहते हैं। और उसके बाद जब ये हॉरिजॉन्टली यहाँ से गई तो ये वर्टिकली मैस्टोइड पे नीचे की तरफ जाएगी, तो वर्टिकली नीचे की तरफ, तो इसे वर्टिकल सेगमेंट या मैस्टोइड सेगमेंट कहते हैं। तो ये 3 सेगमेंट होते हैं फेशियल नर्व के इन रिलेशन टू ईयर। तो ये आपको ना पता होनी चाहिए, ईएनटी में फेशियल नर्व की एनाटॉमी भी इंक्लूडेड होती है और वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो मैंने इसीलिए आपको तीनों सेगमेंट के बारे में डिटेल में बता दिया। तो इसका जो लेब्रिंथीन सेगमेंट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा नैरो होता है। तो वहाँ पे अगर कंप्रेशन हो जाए फेशियल नर्व का, नर्व कंप्रेस होगी तो उसकी जो सप्लाइड मसल्स हैं उन पर पैरालिसिस हो जाएगा, है ना, क्योंकि नर्व का कंप्रेशन धीरे धीरे नर्व का डैमेज करेगा, और नर्व के डैमेज से फिर नर्व जिन मसल्स को सप्लाई दे रही है फेशियल एक्सप्रेशन की, वो सारी मसल्स क्या हो जाएंगी, पैरालाइज हो जाएंगी, और उनके पैरालिसिस को ही हम बेल्स पैल्सी बोलते हैं। और कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है, बट दिस इज नॉट प्रूव्ड। बट आपसे पूछा जा सकता है कि हाइपोथेटिकली या फिर क्या हाइपोथेसिस होती है कि फेशियल नर्व HSV हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 से हो सकती है, ठीक है। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स, तो फोरहेड की मसल्स का भी पैरालिसिस होगा, पहली बात, क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पैरालिसिस है। अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पैरालिसिस में फोरहेड की मसल्स का पैरालिसिस नहीं होता। दूसरा, एंगल ऑफ माउथ डेविएटेड टू द नॉर्मल साइड। अब देखो ये एंगल ऑफ माउथ ना इसे कहते हैं, ये एंगल ऑफ माउथ है, तो ये ना नॉर्मल साइड की तरफ डेविएट कर जाएगा। मतलब अगर किसी के लेफ्ट साइड में पैरालिसिस है, लेफ्ट साइड में पैरालिसिस है, तो जो एंगल ऑफ माउथ है वो राइट साइड की तरफ डेविएट कर जाएगा।
ठीक है। क्यों डेविएट कर जाएगा? क्योंकि यहाँ की मसल में अभी टोनिसिटी है, यहाँ की मसल टोन्ड है, बट कि यहाँ की जो मसल्स हैं उनका क्या हो गया, उनका पैरालिसिस हो गया है। तो उनके पैरालिसिस की वजह से यहाँ की मसल स्ट्रेंथ नहीं लगा पा रही, तो वो इस एंगल ऑफ माउथ को इधर पुश कर देंगी। तो एंगल ऑफ माउथ इज डेविएटेड टू नॉर्मल साइड, देन लॉस ऑफ नेजोलेवियल फोल्ड। नेजोलेवियल फोल्ड ये होता है, अगर ये लॉस्ट हो जाए नेजोलेवियल फोल्ड, तो इसको हम, ये भी सिम्टम है बेल्स पैल्सी का। हाइपर एक्यूसिस, बहुत तेज आवाज़, बिल्कुल इंटॉलरेंट होगी, लाउड साउंड की इंटॉलरेंस को हाइपर एक्यूसिस कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो फेशियल नर्व की एनाटॉमी इसीलिए ज़रूरी है। फेशियल नर्व हमारे ईयर में एक ब्रांच देती है, ईयर के अंदर, सुनना मेरी बात ध्यान से, बस सुन के आपको समझ आ जाएगा। मिडल ईयर में फेशियल नर्व 3 ब्रांचेस देती है, उनमें से एक ब्रांच स्टेपीडियल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करती है। अब स्टेपीडियल रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है वो बताता हूँ। स्टेपीडियल रिफ्लेक्स, स्टेपीज जो मसल है, स्टेपीज जो बोन है ना, उसको जो कंट्रोल करती है मसल, वो स्टेपीडियस है। अब स्टेपीडियस क्या करती है, जैसे ही कोई लाउड साउंड आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होकर स्टेपीज को पीछे खींच लेगी। स्टेपीज को पीछे खींच लेगी तो वो जो लाउड साउंड का इम्पैक्ट है वो हमारे ईयर पे कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टेपीज हट गई तो डायरेक्टली जो पूरा इम्पल्स आ रहा था, साउंड इम्पल्स इतना ज़्यादा, वो ट्रांसमिट नहीं होगा इनर ईयर में, तो ईयर का डैमेज होने से बच जाएगा। तो ये हमारे कान का एक फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स है, ठीक है। ये बायलेटरल होता है। अगर इसका लॉस हो जाता है तो हाइपर एक्यूसिस की कंडीशन देखने को मिलती है, विच इज इंटॉलरेंस ऑफ लाउड साउंड, ठीक है। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, इन्हीं से हम मेडिसिन निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सबके क्लिनिकल फीचर्स बता दिए। अब मैं इसकी ना आपको थोड़े से टेस्ट बता देता हूँ। तो इसके लिए टेस्ट चेक करने के लिए हम सबसे पहले तो इलेक्ट्रोन्यूरोग्राफी करवाते हैं। अगर देखो नॉर्मली जो एलोपैथिक मेडिकेशन चलता है उसमें ये स्टेरॉइड्स देते हैं, और स्टेरॉइड्स अगर 3 वीक्स के बाद स्टेरॉइड्स के लिए बंदा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा और उसकी जो पैरालिसिस है वो ठीक नहीं हो रहा, तो क्या करते हैं ये लोग, इलेक्ट्रोन्यूरोनोग्राफी कराते हैं और नर्व को एक्साइट किया जाता है करंट से, और उसकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। या इलेक्ट्रोमायोग्राफी कराते हैं, मतलब जो यहाँ की मसल्स हैं फेशियल एक्सप्रेशन की, उनकी मायोग्राफी, उनका पूरा मसल पोटेंशियल के बारे में, मसल्स में कैसी एक्शन पोटेंशियल चल रही है वो सारी चेक की जाती है, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल नर्व टेस्टिंग में हमें पता चले कि एक्सटेंट ऑफ डीजनरेशन जो है फेशियल नर्व का वो 90% है, तो नॉर्मली एलोपैथिक स्कूल में क्या होता है, सर्जरी कर दी जाती है, सर्जिकल डिकम्प्रेशन ऑफ नर्व। एंड अगर 90% से कम है तो फिर से वो कंटिन्यू कर देते हैं स्टेरॉइड्स। तो ये था बेसिक एलोपैथिक मैनेजमेंट। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में। तो होम्योपैथिक मैनेजमेंट में 4 मेडिसिन मैं आपको पढ़ाऊंगा मेन: कैडमियम सल्फ, सेनेगा, कॉस्टिकम एंड जिंकम पिक्रिकम। तो कैडमियम सल्फ में क्या होता है, डिस्टॉर्शन ऑफ द माउथ, ट्रेम्बलिंग ऑफ द जॉ, डिस्टॉर्शन ऑफ माउथ एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ द जॉ, जॉ की ट्रेम्बलिंग, फेशियल पैरालिसिस मोर ऑन लेफ्ट साइड। तो आपको 2 मेडिसिन याद रखनी है लेफ्ट साइड के लिए, कैडमियम सल्फ और सेनेगा, और 2 राइट साइड के लिए बेलाडोना और कॉस्टिकम, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड का पैरालिसिस हो रहा हो तो कैडमियम सल्फ और सेनेगा, और अगर राइट साइड का पैरालिसिस हो रहा हो तो बेलाडोना और कॉस्टिकम। देन जो कैडमियम सल्फ में बता रहा था, डिस्टॉर्शन ऑफ द माउथ, ट्रेम्बलिंग ऑफ द जॉ, फेशियल पैरालिसिस मोर ऑन लेफ्ट साइड, बेल्स पैल्सी आफ्टर एपोप्लेक्सी, ये इसके 4 इंडिकेशंस है। एग्रेवेशन होता है ओपन एयर में और एमेलरेशन होता है ईटिंग एंड रेस्ट से। देन नेक्स्ट जो रेमेडी है वो है सेनेगा। सेनेगा में भी पैरालिसिस है लेफ्ट साइड ऑफ द फेस, हीट इन द फेस, एंड एग्रेवेशन होगा रेस्ट के टाइम पे या वॉकिंग इन ओपन एयर से, इसको एग्रेवेशन बहुत ज़्यादा होता है। एंड एमलरेशन आराम पड़ेगा बाय बेंडिंग हेड बैकवर्ड्स, ठीक है। अगली जो मेडिसिन है वो कॉस्टिकम, पैरालिसिस ऑफ द राइट साइड एंड पेन इन द जॉज विद डिफिकल्टी इन ओपनिंग ऑफ माउथ, एंड एग्रेवेशन होगा ड्राई कोल्ड विंड, कोल्ड एयर और मोशन से, और एमलरेशन होगा हीट से, वार्मथ से, डैम्प वेट वेदर से। तो कोई बोले कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा गर्म सिकाई करने से ना यहाँ पे आराम लगता है, तो उसमें आप कॉस्टिकम सोच सकते हो। देन अगली जो मेडिसिन है वो जिंकम पिक्रिकम है, स्पेसिफिक है, और आप जब जिंकम मेट जो मेडिसिन दे रखी है बोरिक में, उसके रिलेशंस में जाओगे तो वहाँ पे मिलेगी आपको ये मेडिसिन जिंकम पिक्रिकम। फिर अगली जो मेडिसिन है वो क्यूरेर है, क्यूरेर में भी फेशियल एंड बक्कल पैरालिसिस होता है, टंग एंड माउथ ड्रॉन टू राइट की तरफ खिंचे हुए होंगे, ठीक है। सो ये 5 मेडिसिन थी, कैडमियम सल्फ, सेनेगा, जिंकम पिक्रिकम, कॉस्टिकम एंड क्यूरेर। दीज आर द 5 मेडिसिन फॉर बेल्स पैल्सी। और इसमें मेन क्वेश्चन तो बेल्स पैल्सी को समझाना ही होता है, तो मैंने आपको वो समझा दिया।
और यही मेन क्वेश्चन लिखने का आता है। बाकी आप एक बार ना फेशियल नर्व का जो ईयर के रिलेशन में मैंने आपको पूरा बताया है वो जरूर देख लेना एक बार इमेज में, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और फेशियल नर्व की ये जो ईयर के साथ रिलेटेड एनाटॉमी है ये याद हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।